नमस्कार दोस्तों, तारीख है आज 17 मई और आज शुरू करते हैं द हिंदू का वही एडिटोरियल डिस्कशन और सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में देख लेते हैं न्यूज़पेपर में क्या क्या आया दोस्तों। सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे पहला आर्टिकल, इसको आप देख लो, आपके समझ में आएगा। ये क्या है हेडिंग, 5 किल्ड एज गेल फोर्स विंड्स रेन पंपल केरला कर्नाटका। यानी जो मैंने कल के एडिटोरियल डिस्कशन में आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ पे एक साइक्लोन आया है केरला के कोस्ट पे, हालांकि वो सारी स्टेट्स उसमें अफेक्ट हुई हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, कर्नाटका हो या तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट है उसमें। तो ये को इसको इसका नाम देख लो आप, इसका नाम एक्चुअली इसको बोल रहे हैं साइक्लोन तोकेते। तोकेती तोकेती का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। एक तरह से एक बोलने वाली छिपकली, तो बोलने वाली छिपकली है। ये जो नाम होते हैं साइक्लोन के, जो हमारी साइड में साइक्लोन आते हैं, उनके नाम जो होते हैं वो एक्चुअली इंडिया नहीं रखता है, वो एक ग्रुप है जो रखता है, उसी ने इसको रखा है। और आपसे मैं ये क्वेश्चन भी पूछूंगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो साइक्लोन्स के नाम देता है, जो इंडियन साइड में साइक्लोन्स आते हैं, वो कौन सी ग्रुप देता है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि इसने काफ़ी जो है नुकसान किया है इस साइक्लोन ने। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि काफ़ी जैसे पावर का कट ऑफ हो गया है, बिजली चली गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग मर गए हैं, कुछ मर गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह उखड़ गए हैं, कुछ घर बर्बाद हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसमें क्या है कि हमारी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, यानी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, वो इसमें काम कर रही है। ये किस किस जगह को ज़्यादा सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है, जो आईएमडी ने वार्निंग दी थी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, उसके बावजूद इन्होंने केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप, इन एरियो को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है इसने। तो अब दूसरी बात क्या आती है कि केरला में क्या हुआ है, केरला में कुछ मतलब हैवी रेन की वजह से जो कैचमेंट एरिया है उसको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट में रख दिया गया है कि भाई अब आप इधर उधर ना जाए। जैसे मछुआरे वगैरह हैं वो इधर उधर जाते हैं ना, तो उधर फंस जाते हैं फिर साइक्लोन में, तो वहाँ मौत हो जाती है। तो उन्होंने एक हाई अलर्ट जोन बना दिया है कि अब कोई भी किसी भी कैचमेंट एरिया से बाहर नहीं जाएगा। तो आप इसका नाम जरूर ध्यान रख लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि फिलहाल जो है कौन सा साइक्लोन इंडिया में आया केरला साइड में, और वो है साइक्लोन तोकेते। समझ गए? तो चलो दोस्तों, इसमें इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हमको करना है। और ये न्यूज़ लगातार कुछ दिन चलेगी, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है बस यही है बस। और जो मैंने कल बताया था वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि साइक्लोन दो टाइप के आते हैं। एक आते हैं टेम्परेट साइक्लोन यानी उपोष्ण कटिबंधीय, और एक आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय जो साइक्लोन होते हैं वो ज़्यादा मतलब आते तो वो छोटे टाइम के लिए हैं, लेकिन वो हार्मफुल ज़्यादा होते हैं। टेम्परेट वाले लंबे रहते हैं लेकिन उनका इतना अफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बस इसमें इतना ही है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, इसमें ये बताना चाह रहे हैं, देखो आप पढ़ सकते हैं हेडिंग, द सेकंड कोविड-19 वेव शोज साइन ऑफ पीकिंग। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, इस बारे में डिस्कस किया है इन्होंने कि जो कोविड-19 के हमारा देश जो सेकंड वेव फेस कर रहा है, क्या उसका पीक चल रहा है, इस बारे में ये पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखो पीक का मतलब क्या है, होता है एक्चुअली कि मान लो ये कोई ग्राफ है, अब ये यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे चल रहा है लेकिन एकदम से ऊपर आया और नीचे आ गया ऐसे करके, तो पीक क्या हुई। ये जो पीक होती है वो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, तो यही वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये एक्चुअली पीक चल रही है इस टाइम पे। अब पीक का टाइम पीरियड उन्होंने क्या बताया, जैसे आपने देखा होगा 9 तारीख से और आज 17 तारीख हो गई, तो इस टाइम पीरियड में अगर केसेस इंक्रीज हुए हैं और कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं स्टडीली, तो इसका मतलब वो पीक की तरफ जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है कि हमने देखा होगा न्यूज़ में कि थोड़े से केस डाउन हुए हैं, डाउन हुए हैं, तो ये रिलीफ की बात है, यानी इसको कहते हैं फ्लैटन द कर्व, यानी कर्व अब फ्लैट होने वाला है और धीरे धीरे करके ये पेंडेमिक जो है वो मतलब जो भयानक रूप था वो कम होता जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, इस चीज़ को हम ध्यान देंगे कि ये जो कर्व है वो ज़्यादा कुछ इसमें सोचने के लिए नहीं, बस इतना बता रहा है कि हमारा जो एवरेज है, जैसे कुछ गांव में सबसे ज़्यादा केस हैं, कुछ गांव में बहुत कम है केस, यानी गांव में फैल गया कि नहीं फैल गया, सिटी में रेट ज़्यादा है। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखो कि रेट ऑफ पॉजिटिविटी का क्या मतलब है। इसमें एक ही टर्म है जो मैंने यहाँ पे मतलब गेन किया कि बस यही हमको पता नहीं चाहिए कि पॉजिटिविटी रेट क्या होता है, टीपीआर, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट। ये होता है दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं कि जो पर 100 जैसे हमने मान लो 100 टेस्ट किए तो 100 में कितने लोग पॉजिटिव निकले, वो क्या होता है, वो होता है टेस्ट पॉजिटिविटी रेट। तो इस टाइप के टर्म आपसे कभी कभी डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं कि वो व्हाट इज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, नीचे 4 स्टेटमेंट दे देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। कोविड की न्यूज़ 1 महीने 2 महीने 3 महीने से चल रही है, हमको कोई फैक्ट याद नहीं करने, कोई फिगर याद नहीं करने, समझ गए आप। अब वो सिर्फ इतना ही इसमें डिस्कशन कर रहे हैं कि जो टीपीआर है वो किस टाइप की आ रही है, यानी वो अब इंक्रीज हो रही है कि नहीं। जैसे पहले 100 में से मान लो 52 लोग पॉजिटिव आ रहे थे, तो अब 100 में से मान लो अगर 30 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि केसेस घट रहे हैं और जो कर्व है वो फ्लैटनिंग होता जा रहा है, नीचे की तरफ आता जा रहा है। बस इतना ही था, ये टर्म आपको याद रखना है जो मैंने बता दिया है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि पर 100 में कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, बस। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे दोस्तों।
ये नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये युद्ध कुछ दिन चलेगा, इस पे इतना ध्यान नहीं देना है। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसका सेपरेट वीडियो भी बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना। इस युद्ध पे ही बना हुआ है। और कल भी मैंने डिस्कस किया था कि जो इजराइल जो बॉम्बिंग कर रहा है, हमास जो है एक्चुअली पैलेस्तीन को सपोर्ट करता है, तो ये हमास पैलेस्तीन की तरफ से इजराइल पे बॉम्बिंग कर रहा है। और जो गाजा का चीफ है उसने ये कहा है कि अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, अभी ये और गहरा रूप लेगा। यानी लगभग 153 लोग, 153 लोग इसमें मर चुके हैं अब तक इस युद्ध में। तो जो हमारे जैसा कि मैंने बताया था कि एक मीटिंग की बात कही गई है कि भाई इस युद्ध को पॉलिटिकली आप सॉल्व करो टेबल पे बैठ के। तो उन्होंने क्या कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है, यूएनएससी, यानी जो यूनाइटेड नेशंस है उसका एक ऑर्गन होता है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और उसने क्या कहा है कि उसकी एक हुई थी वर्चुअल मीटिंग कल। तो उस वर्चुअल मीटिंग में क्या निकल के आया, उन्होंने ये कहा है कि भाई इस चीज़ को आप सॉल्व करो। ये अब तक की, यानी हमास, गाजा पट्टी, इजराइल और पैलेस्तीन, यानी इनमें जो युद्ध हुआ है वो अब तक का ये सबसे बस्ट युद्ध है। यानी जो नोक झोंक होती थी वो छोटी मोटी होती थी, लेकिन अब इस बार ये सबसे ज्यादा खतरनाक टाइप का युद्ध इन्होंने मतलब डिक्लेयर किया है। तो इसको वो कह रहे हैं कि इसको डी एस्केलेट करो, यानी इसको कैसे भी जल्दी से जल्दी कम करो, वरना ये क्या होगा, थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ जाएगा। कुछ कंट्री इसराइल को सपोर्ट करेंगे, कुछ कंट्री हमास और पैलेस्तीन को सपोर्ट करेंगे, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरब, कतार और जॉर्डन वगैरह। तो इसलिए वो कह रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट लिस्ट करो। तो हालांकि कोई फीडबैक इतना ज्यादा निकला नहीं उस मीटिंग का, लेकिन फिर भी एक कहते हैं कि डर्रे में जैसे कोई केस हो जाता है कोर्ट में, वो चलता रहता है, वैसे ही अभी इस पे बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या कहता है। देखो दोस्तों ये नेक्स्ट आर्टिकल है, ये सौम्या स्वामीनाथन जो है वो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं, ये डब्ल्यूएचओ में। किस में है? डब्ल्यूएचओ में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। इन्होंने कुछ एक इंटरव्यू दिया है, और ये इंटरव्यू थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा हमको इस पर वक्त नहीं निकालना है। इन्होंने ये कहा है कि जो पेंडेमिक है, इन्होंने ये कहा है कि डब्ल्यूएचओ साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि और बहुत सारी वेव्स की एक्सपेक्टेशन है, यानी और बहुत सारी, जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कई सारी वेव आ सकती हैं। वो कह रही हैं, इन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या है कि आगे के 18 से 20 महीने जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हैं वर्ल्ड के लिए। इंडिया के लिए तो ही हैं, वर्ल्ड के लिए भी हैं। तो इन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है आपको, कि जैसे अब से लगभग आज से और 6 से 7 महीने तक आपको बहुत ही पर्सनली मतलब बच के रहना है, घर में रहना है। और दूसरी चीज़ कि जो वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर हमको देना होगा। जैसा कि टारगेट बनाया है दोस्तों कि जो वर्ल्ड है उसको, वर्ल्ड को यानी 30% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा 2021 तक, सितंबर के 2021 तक। तो हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो थोड़ा लो है, सब लोग जानते हैं। अब देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इन्होंने कहा है स्वामीनाथन साहब ने कि जो इंडिया है उसके पास कोवैक्सीन का पेटेंट तो है, लेकिन कोविशील्ड का नहीं है। अब कोवैक्सीन तो हम बना रहे हैं, जो कोविशील्ड है उसको हम सीरम इंस्टीट्यूट के हेल्प से सिर्फ बना रहे हैं, हमारे पास पेटेंट नहीं है। ऐसे ही अब हमने जो तीसरी वैक्सीन कल डिस्कस की थी, जो स्पुतनिक आ गई है यहाँ पे, अब वो भी आ गई है। तो वो कह रहे हैं जब वैक्सीन इतनी सारी हो गई हैं तो कैसे भी करके जल्दी से रैंप अप करो इस वैक्सीनेशन को। यानी लोगों को, आपको लगभग 840 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना है, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। तो गवर्नमेंट को एक बहुत ही हैवी ड्यूटी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इसको वैक्सीनेट करने के लिए। इन्होंने एक चीज़ और कही है कि पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, यानी अपनी पर्सनल सफाई का बहुत ख्याल रखना है दोस्तों। वरना उसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी आप गंदगी में रहते हैं या कुछ वो रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कोरोना प्रोटोकॉल्स आपको क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा। उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ इन्होंने एक ये भी कही है कि जो नियम बना रखे हैं इंडिया ने, उस नियम को थोड़ा लिबरल करना चाहिए। और जो प्राइवेट प्लेयर हैं वैक्सीन बनाने में, उन सबको, जैसे रेमडेसिविर और ये सब वैक्सीन बन रही है, उनको हमको रैंप अप करना चाहिए कैसे भी करके। ये इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है, ये साइंटिस्ट हैं डब्ल्यूएचओ की। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों। देखो दोस्तों ये एडिटोरियल पेज पे आ जाते हैं हम। आज एडिटोरियल लगभग सारे हमको थोड़े थोड़े, देखो पूरी कहानी हमको नहीं पढ़नी है, आपको क्या है न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको चीज़ें रटनी तो है नहीं, कोई हमको इसमें फैक्ट फिगर नहीं निकालने। तो आपको जल्दी से बता देता हूँ एक समरी, और उसके बाद आप सिर्फ इन आर्टिकल्स की एक बार रीडिंग मार देना, आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बता देता हूँ, ये सबसे पहला आर्टिकल है यूजिंग ऑल ऑप्शंस। ये क्या कहना चाह रहे हैं? यूजिंग ऑल ऑप्शंस का मतलब है, जैसे हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको पिछले वाले आर्टिकल में बताया कि हमारे पास कोवैक्सीन का पेटेंट है, कोविशील्ड हम सीरम इंस्टीट्यूट के थ्रू ओनली बना रहे हैं, स्पुतनिक को हमने इंपोर्ट कर लिया है, कहां से? रशिया से। तो अब ये तो हो गया। अब उसके बाद ये यूजिंग ऑल ऑप्शंस का क्या मतलब है? यानी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, वो राइटर कहना चाह रहे हैं कि सारे ऑप्शंस यूज करो। सारे ऑप्शंस मतलब इंडिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्पुतनिक टाइप की वैक्सीन को डेवलप कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो ये कहना चाह रहे हैं कि और जैसे जो वैक्सीन का डोज है वो डबल डोज है, यानी पहले एक दी जाती है, फिर 12 से 16 वीक का टाइम देके फिर दूसरी जो है दी जाती है। तो अब जब डबल डोज लग जाता है दोस्तों, तभी वो वैक्सीनेट माना जाता है बंदा, अदरवाइज सिंगल डोज पर वो वैक्सीनेशन पूरा नहीं माना जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि आप सारे, गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि सारे ऑप्शंस यूज करो आप।
सारे ऑप्शंस कैसे कि कुछ आपने नियम बना रखे हैं कि जैसे एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए, ये वाला जो ट्राई होता है ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर आपकी वो आनी चाहिए जो पेटेंट है वो। तो इस टाइप के बहुत सारे रूल है। वो कह रहे हैं अब ये पेंडेमिक जो है, जब कोई चीज़ एपिडेमिक जब पेंडेमिक में चेंज हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर यूनाइट रहना चाहिए, यानी फिर ये सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं कि ये फलाना कानून ठिकाना कानून। तो वो ये कह रहे हैं कि सारे ऑप्शंस आप यूज़ करो। जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन का प्रोडक्शन प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दो, जिससे वो रैंप अप हो और लगभग 8 से 10 करोड़ डोजेस मतलब जो बनाए जाएं पर मंथ, जिससे हम लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर सकें। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, पहले सार्स करके एक बीमारी आई थी और उसके दौरान जब हमने ये वैक्सीनेट किया था लोगों को तो वो काफ़ी रैपिड रेट था। लेकिन अब ये सार्स से दोगुनी खतरनाक बीमारी है कोविड-19, बट हम क्या कर पाए हैं, ओनली 3% ऑफ पीपल को वैक्सीनेट कर पाए हैं अभी तक। तो हमारे पास जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ही मतलब एक्यूट मात्रा में है, यानी कम मात्रा में है। तो कैसे भी वो ये कह रहे हैं कि अगर हमको जो पेस है वैक्सीनेशन का वो बहुत ही इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो टेम्परेरी जो हमारे ये लॉज वगैरह बने हुए, रूल वगैरह बने हुए हैं, उनको हमको साइड में रखना पड़ेगा। इस आर्टिकल में बस इतनी ही बात की है, इससे ज्यादा हमको कुछ भी नहीं करना, समझ गए। देखो ये दूसरा आर्टिकल है दोस्तों, द रोड फ्रॉम लद्दाख इज पेव्ड विद डिसरप्शन। आपने देखा होगा, एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया में और चाइना में थोड़ी सी टसलबाजी चल रही है। कैसे, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे पहले लड़ाई हो चुकी है, स्टेटस को के चक्कर में लड़ाई हो चुकी है। हमारे जो कुछ सैनिक थे वो लगभग 20 सैनिकों का डेटा आया था कि 20 सैनिक मारे गए हैं। कहाँ पे, गलवान वैली में। और भी बहुत सारी जगह हैं, कई जैसे नाथुला पास है, खारदुंगला पास है, इन सब जगहों पर बहुत सारे हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं चाइनीज आर्मी के साथ। जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, वो बहुत बड़ी आर्मी है और उसके साथ हमारे काफी कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। तो राइटर कहना चाह रहे हैं इसमें जो बॉर्डर क्राइसिस है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए जब पेंडेमिक चल रही हो। ये पेंडेमिक जो रिलेटेड जोन चल रहा है इस टाइम पे, इस जगह पे इंडिया चाइना को ट्राई करना चाहिए कि जो बॉर्डर इशू है उनके ऊपर कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, आपसी रिलेशन खराब नहीं करनी चाहिए। अब बात क्या हो गई है कि जैसे चाइना हमको सहायता करना चाह रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको जो जो सपोर्ट थी उसको विड्रॉल कर दिया कि भाई नहीं, हमको कोई सहायता नहीं चाहिए, आप अपना देखो, हम संभाल लेंगे। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो बॉर्डर इशू है, वो पेंडेमिक में आड़े नहीं आनी चाहिए, राइटर कहना चाह रहे हैं। ये वो चीज़ें सब बाद की हैं, वो बाद में देखी जाएगी। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जैसे कुछ लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं वो ये कह रहे हैं, देखो नायवर जो होते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि अपना मित्र बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कही थी कि यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज नाइबर्स। तो जो पड़ोसी हमारा जैसे पाकिस्तान है ये खुजली वाला, तो इस अब ये तो कभी हमसे अलग होगा ही नहीं क्योंकि जुड़ा हुआ है। ऐसे ही चाइना है तो चाइना को हम कहीं भगा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है, पेंडेमिक के टाइम पे थोड़ा सा बॉर्डर इश्यूज को साइड में रखते हुए कैसे भी लोगों की हेल्प करनी है, समझ गए। ये चीज़ राइटर कहना चाह रहा है और कहना चाह रहा है गवर्नमेंट से कि वो फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे भी हेल्प करके, वैक्सीनेट करके, जो अनाथ हो गए हैं उनकी हेल्प करके, या जो मर गए हैं उनको किसी भी तरीके से असिस्टेंस देके, कैसे भी करके हमको ये जो बॉर्डर इश्यूज हैं बहुत सारे हमारे इंडिया चाइना के या इंडिया किसी अदर कंट्री के, उनको हमको इतना अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कि एक जो ओबीआर बना रहा था, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना बना रहा है, उस पर अभी से ध्यान देने लगा है, तो इस चीज़ से नाराजगी जताई है उन्होंने। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों क्या है, बस इतना ही था इस आर्टिकल में। देखो दोस्तों इसी पेज पे एक आर्टिकल है, आप इसको देख लो और इसको आपको बाद में पढ़ना भी है। मैं एक समरी बताऊंगा इसकी और उसके बाद आपको इसको पढ़ना है। देखो आर्टलेस एंड हार्टलेस, इसका क्या मतलब है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उसमें क्या था कि जो हमारी पार्लियामेंट है पुरानी वाली, बोल रहे थे कि नई पार्लियामेंट बनेगी, तो नई पार्लियामेंट बनने के लिए जो बिल्डिंग बनेगी उस बिल्डिंग के साथ साथ हमने देखा था कि जो पीएमओ जो है प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है वो भी बनेगा, और जो हमारे प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट का भी वहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट का भी जो रेजिडेंस है वो बना जाएगा। तो अब वो क्या कहना चाह रहा है, जो राइटर साहब है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही आर्टलेस है, यानी बुद्धिहीनता की बात है, और बहुत ही हार्टलेस भी है, यानी बिल्कुल भी मतलब तुक वाली बात नहीं है ये, इसमें कोई तुक नहीं है ये जो काम कर रहे हैं। कि जब हम पेंडेमिक के टाइम पे अब हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी खतरनाक बीमारी चल रही है कोरोना, 2 साल से स्कूल नहीं खुले हैं, हजारों लाखों लोगों की जॉब जा चुकी है, महिलाओं का कितना शोषण हो चुका है, महिलाओं को घर में बंद कर दिया गया है, आदमी स्वयं घर में बंद है, बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। ऐसी सिचुएशन में अब देखो, ये तो सब जानते हैं जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो नई पार्लियामेंट बन रही है, उसका जो प्रोजेक्ट है वो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है, यानी लगभग 10,000 करोड़ से भी ऊपर का प्रोजेक्ट है। तो वो ये कह रहे हैं कि इतना पैसा यहाँ बर्बाद करने की अभी जरूरत क्या है, जब लोगों पर खाने के लिए रोटी के लाले पड़ रहे हैं, जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो बात तो खैर उनकी कहीं सही है भी, और उन्होंने ये इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया है कि मतलब तुम पार्लियामेंट बनाने में लगे हो, जनता बच नहीं रही है। यानी जो चीज पर पैसा लगाना चाहिए, वैक्सीनेशन पर पैसा लगाना चाहिए, जो आशा वर्कर्स हैं जो घर घर में जैसे पोलियो पिलाती थी पहले, इस टाइप की जो लेडीज हैं वो क्या हो गई हैं, वो अनएम्प्लॉयड हो गई हैं। यानी उन पर जो आइसक्रीम बेचते थे लोग, उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है कि वो घर को कैसे चलाएं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि रीबिल्डिंग में। अब दूसरी चीज और भी बहुत सारे इसमें दूसरे उन्होंने मतलब पोर्शन बताए हैं कि किन किन जगहों पे ये नुकसान करेगा।
कैसे कि देखो दोस्तों, जो प्रेसिडेंट का भी हाउस बनना है, वाइस प्रेसिडेंट का, पीएमओ का, इनका हाउस बनना है नई पार्लियामेंट के पास। तो वहां पे सेंट्रल विस्टा में क्या होगा कि इनके हाउस बनेंगे तो बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जाएगा। अब जो डिमोलिशन होगा बिल्डिंग्स का, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात तो जो इंडियन म्यूजियम है वो भी उसमें डिमोलिशन में आएगा। एक इंदिरा गांधी का जो बनाई हुई बिल्डिंग है वो डिमोलिशन में आएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या ये तुक की बात है, मतलब क्या ये अच्छा रहेगा कि नई बिल्डिंग बनाने के चक्कर में आप पुरानी प्राचीन जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं उनको हटा देंगे। तो इस बात पे उन्होंने डिस्कशन किया है राइटर साहब ने। और एक चीज़ और कही है उन्होंने कि मान लो अगर आप नई बिल्डिंग बना भी देते हैं, नई बिल्डिंग बना किस लिए रहे हैं कि जैसे पुरानी में अभी देखो 2024 में दोबारा लोकसभा इलेक्शन होंगे, तो वहां पे क्या होगा, अभी हमारी लोकसभा की सीटें कम है 550 के आसपास, तो वहां लगभग 800 सीट का ये प्लान बना रहे हैं कि आपका लोकसभा इलेक्शन 800 सीट पे होना चाहिए लगभग। इसलिए वो बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है सेंट्रल विस्टा के अंदर पार्लियामेंट की, जिसमें सारे एमपीज अपना आराम से आ सके। तो इस चीज को तो 2024 का टाइम है ना चुनाव का, तो 2024 में नहीं तो 2028 में बन जाएगा। तो राइटर कहना चाह रहे हैं कि अगर 8-10 साल इसमें लेट हो जाते हैं और यहाँ लोगों को बचा लेते हैं स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के तरह अपने आप को दिखा के, तो आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बशर्ते आप अभी इस बिल्डिंग को बना के जो हिस्टोरिक मोन्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। समझ गए? तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बात है वो आर्टलेस है, हार्टलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ठीक तरीके से काम करे और जो वैक्सीनेशन है, जो पेंडेमिक है, उससे कैसे भी बाहर निकाले थे इसको। समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है, देखो दोस्तों, एक ये आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे हम। उसके बाद हम मतलब आर्टिकल तो और भी हैं, लेकिन हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे लेक्चर को। मैं चाहता हूं कि 20 से 22 मिनट के अंदर ही आपका न्यूज़पेपर खत्म होना चाहिए और 20 से 30 मिनट में आपको न्यूज़पेपर अपनी रीडिंग कर लेनी है बस। पर न्यूज़पेपर को 50 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। इसमें जो करंट अफेयर आ रहा है वो सिर्फ मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ, और उसके बाद आपको मंथ में एक बार मैगजीन खरीदनी है और मैगजीन खरीद के सारा करंट अफेयर पढ़ देना है। यहाँ से नोट्स बनाने मत बैठ जाना, वरना पूरी साल नोट्स ही बनाते रहो। देखो ये आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों कि इट इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स फॉर वुमेन वर्कर्स, यानी ये बद से बदतर, बैड टू वर्स का मतलब है बद से बदतर स्थिति किसके लिए हो रही है, वुमेन वर्कर्स के लिए। जो वुमेन वर्कर हैं उनके लिए स्थिति और खराब हो गई है। कैसे? इस पेंडेमिक में क्या हो रहा है कि जो डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन आ गया है लोगों के ऊपर, यानी एक सीवियर डिसरप्शन हो गया लाइफ में, किस किस फील्ड में, इकोनॉमी में भी, सोशल में भी, कल्चरल में भी, हर हर फील्ड में। यानी आदमी पे पैसा भी नहीं है, वो कोई काम भी नहीं कर पा रहा है, नौकरी भी नहीं है, कहीं बाहर जाने के लिए बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, चलो आदमी तो झेल गया, लेकिन राइटर साहब कह रहे हैं, जो जो रोज़ा अब्राहम है और अमित बसोले करके राइटर हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो स्थिति पेंडेमिक के दौरान आई है ना, उसमें वुमेन का सबसे ज़्यादा नुकसान है। वुमेन का नुकसान कैसे है दोस्तों कि वुमेन, एक तो आपको एक फिगर बता देता हूँ, ये आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि जो वुमेन वर्क फोर्स है ना कंट्री के अंदर, वो हमारा लगभग 18% है। यानी आप एक बात समझो कि आदमी काम करते हैं 75% बाहर, और जो वुमेन वर्क फोर्स है हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर में वो है 18%। यानी एक तो पहले से ही इनका प्रोपोर्शन कम है, ऊपर से पेंडेमिक की वजह से जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। जो लेडीज़ जो हैं, जो वुमेन काम छोड़ के चली गई हैं या जिनकी नौकरी छूट गई है, वो अभी तक वापस आने का कोई उनका अपॉइंट मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास वापस आने के लिए। अब वाइडनिंग गैप का मतलब है कि जो 2020 है, 2020 से पहले जो जेंडर गैप एम्प्लॉयमेंट था, यानी हमने कोशिश की थी लोगों को, लड़कियों को थोड़ा सा रैंप अप करने की कि इनको हर सेक्टर में, तो एक वुमेन सेक्टर में एक मतलब इम्प्रूवमेंट लाया जाए, इनको बूस्टअप किया जाए कि भाई आप भी पार्टिसिपेट करें बराबर में, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो। और ऐसा हुआ भी, लेकिन अब ये गैप और वाइडन होता जा रहा है। कैसे? एक बहुत बड़ा प्रेशर लेडीज के ऊपर आ गया है कि वो क्या करती हैं, वर्क छोड़ के अपना डेली वेज के लिए वो क्या कर रही हैं, कोई काम तो है नहीं, तो कुछ लोग झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। अब वैक्सीनेशन में भी उनको इतना प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। दूसरी बात, घर का सारा काम भी उन्हीं को करना है। तो एक टिपिकल लाइफ हो गई है, केवल किसके लिए, दिनचर्या की जिंदगी के लिए। दूसरी चीज वो कहना चाह रहे हैं ग्रोइंग डोमेस्टिक वर्क, यानी डोमेस्टिक वर्क जो है वो बहुत ग्रो हो रहा है। घर में जो काम है वो कौन कर रहा है? अब मान लो आदमी लॉकडाउन में घर में बैठा है, तो घर में बैठ के वो क्या कर रहा है, पकौड़ी खा रहा है। लड़कियों को क्या कर रहा है, घर में भी उनको काम ही करना पड़ रहा है दोस्तों। तो जो ग्रोइंग वर्क है घर का, तो वुमेन उसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेट हो गई है, और अगर वहां पे फंस गई है लॉकडाउन की वजह से घर में, तो अब वापसी में काम करने के लिए वापस नहीं आ पा रही है अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी चीज, द कोर्स टू टेक, हमको क्या चीज़ करना चाहिए। जैसे एक स्कीम है, आप जानते होंगे इंडियन गवर्नमेंट की, मनरेगा स्कीम। अब मनरेगा स्कीम में क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट वाली जो स्कीम है एम्प्लॉयमेंट वाली, उसके दौरान भी आप अगर काम दे रहे हो ना, तो कोविड-19 के अंदर क्या हो रहा है, एटलीस्ट जो राइटर हैं वो कहना चाह रहे हैं कि उनको काम तो मिल नहीं रहा क्योंकि कहीं काम चल ही नहीं रहा, तो एटलीस्ट उनको 5 से 6 हज़ार रुपये आप लगभग 2 से 2.5 मिलियन लोगों को दें, जिससे वो कम से कम रोटी तो खा पाएँ। अगर भारत में लोग भूखे मर रहे हैं तो गवर्नमेंट का दायित्व है कि उनको इतना डेली वेज के तौर पर इतना पैसे दिए जाएँ कि कम से कम उन पर काम नहीं है तो वो घर में रोटी खा सकें। तो ये सारी समस्याएं इतनी दिक्कत में आ रही हैं कि वुमेन को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है। यानी एक तो पहले ही स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी, अब और ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है कि सिर्फ रोटी और खाना बनाने के अलावा उन पर और कोई काम नहीं बचा है।
तो इसलिए उन्होंने कहा है कि कंडीशन जो है वो बैड से वर्स की तरफ जा रही है। देखो और एक दो आर्टिकल देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। ये एक आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी आप खुद ही इसमें ठीक है वो पढ़ लेना इसको थोड़ा सा। मैं आपको ब्रीफ में एक चीज़ बता देता हूँ जो आपको ये आर्टिकल क्लियर कर देगी, और आपको ना भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा है, एडॉप्शन इश्यूज फॉर एज ए कोविड-19 लीव्स मैनी ऑर्फन्ड, यानी कोविड-19 की वजह से बहुत लोग जो है अनाथ हो गए हैं, बहुत लोग बेसहारा हो गए हैं, बेसहाय हो गए हैं। उसमें हमको क्या करना चाहिए, एडॉप्शन इश्यूज बताएं। जैसे कुछ बच्चे हैं उनके माता पिता दोनों मर गए, अब माता पिता दोनों मर गए तो उनके लिए कुछ इश्यू, वो जो एडॉप्शन के रूल्स हैं वो सेट किए हैं गवर्नमेंट ने, और बताया है कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल चाइल्ड जो वेलफेयर कमेटीज़ हैं वो डिसाइड करेंगी कि कैसे चिल्ड्रंस को फ्यूचर में जो उनके पेरेंट्स मर गए हैं या इन्फेक्टेड हैं तो ये या उनके खो गए हैं, तो उस तरीके से उनको किस तरीके से हमको हैंडल करना है, बच्चों को कैसे अडॉप्ट करवाना है, क्या करवाना है। जैसे मैंने कल के आर्टिकल में भी आपको बताया था कि कुछ लोग इलीगल एनजीओ यानी जो रजिस्टर्ड नहीं होते उनके नाम पर इनको ले जाते हैं और इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के इनसे या तो भीख मंगवाते हैं या कहीं होटल वोटल में ऐसी जगहों पर काम करवाते हैं। तो उसके लिए एक जो आरजे बिज साहब थे, उन्होंने आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने गाइडलाइंस भी दी थी। वैसा ही यहाँ पे बहुत सारी लेवल्स बताई गई हैं कि किस लेवल से आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये करना भी चाहिए। ये ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिनके पास बच्चे नहीं हैं या जिनके ऐसा लगता है कि भाई इसकी हेल्प हमको करनी चाहिए और आप कैपेबल हैं तो आपको ज़रूर वो हेल्प करनी चाहिए। उसी के बारे में सारे उसमें मतलब आर्टिकल में यही चीज़ें बताई हैं, बाकी कुछ नहीं बताया आपको, मतलब याद कुछ करने लायक कुछ नहीं है इसमें। बस यही बताया कि स्टेट वाइज सेंटर वाइज आपको ज़्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना है। अगर अडॉप्शन करना है तो एक लीगल सी प्रोसेस है, उसके थ्रू आप चले जाएंगे और आप उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। समझ गए? तो बस दोस्तों आज के इन आर्टिकल्स में बस इतना ही था और कुछ ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा बहुत करंट अफेयर है, और वो मैं अगर आपको एक और वीडियो बना के बता दूंगा 10 मतलब 5 से 7 मिनट का, लेकिन इसमें इतना ही था। यूएनएससी कॉल्स फॉर एंड टू वायलेंस इन गाजा, वही मैंने आपको बताया। यूएनएससी की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये आह्वान किया है उनसे, दोनों से, इजराइल से और हमास से, फलस्तीन और गाजा पट्टी जो है, कि भाई इस वायलेंस को आप कैसे भी एंड करो, ख़त्म करो। इससे सिविलियंस को प्रॉब्लम हो रही है, सिविलियंस को, एक तो वैसे ही पैंडेमिक चल रहा है, ऊपर से सिविलियंस की मौत हो रही है इन लड़ाई में, इसलिए इसको आप बंद करो। बस यही है, और बाकी सारे न्यूज़पेपर में यही है कि फलाने स्टेट में इतनी पॉजिटिविटी रेट और ये वो, तो इसका हमको ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। बस इतना ही था आज के न्यूज़पेपर में, कल फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।